हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सेमेस्टर 5 टैक्स के फर्स्ट क्लास में, या यूँ बोल लो कि सेमेस्टर 4 के लास्ट चैप्टर में। ठीक है, मैं हमेशा इस चैप्टर को सेमेस्टर 4 के एंड में रखता हूँ और सेमेस्टर 5 के बिगिनिंग में रखता हूँ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, ये एक चैप्टर ऐसा है कि एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। ठीक, अगर सेमेस्टर 4 के हिसाब से आप नाम सुनना चाहो तो इसका नाम है सैलरीज़। ठीक, और अगर सेमेस्टर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेम 4, और अगर सेमेस्टर 5 के हिसाब से चलना चाहो तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। लिखते जाइएगा, जो चैप्टर का नाम हेडिंग लिखा रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब आप ये बोलोगे सर क्या पूरा कंप्यूटेशन में सिर्फ यही है सैलरीज? अगर ये सेमेस्टर 4 एंड 5 के लिए कॉमन है तो क्या ये ही सिर्फ चैप्टर है सेमेस्टर 5 में? ये तो हम लोग सेमेस्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं क्यों इसको करवा रहा हूँ, आप 3-4 बात को समझो। पॉइंट नंबर 1, ये जो चैप्टर है दिस इज़ ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स के लिए आएगा और यही चीज़ यहाँ पे आ गया आपका 15 मार्क्स के लिए। ठीक, अब यहाँ पे 15 मार्क्स करने के लिए आपको यहाँ की 10 मार्क्स आने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जो पोर्शन सेमेस्टर 4 में सीखोगे वही पोर्शन को आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में सेमेस्टर 5 में अप्लाई करना है। ध्यान से नाम सुनोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। सर मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या बताया था मैंने? सर हम लोग पाँचों हेड ऑफ इनकम को ऐड करते हैं, याद है टोटल इनकम? हम लोग पाँचों हेड ऑफ इनकम को ऐड करते हैं, उसमें से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से निकालते हैं, उसे कहते हैं हम लोग टोटल इनकम। एक बार मैं थोड़ा डिटेल में आपके लिए जानना चाहूँगा। सेमेस्टर 4 में जो हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ के आए हैं उसका नाम क्या? सैलरीज। और क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन वॉज PGBP, फोर्थ इज कैपिटल गेन, एंड लास्ट वन वॉज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड ऑफ इनकम जब आप ऐड करते थे, इस टोटल चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे? GTI। दिस वाज द ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इसके अंदर से हम लोग एक चैप्टर किए थे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अच्छा, जो चैप्टर सेमेस्टर 4 हम लोग के साथ नहीं पढ़े या कहीं पे भी पढ़े हो, आप लोग ये सब पढ़े हुए होंगे। ठीक है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ये यहाँ से माइनस हो जाता था और जो फाइनल रिजल्टिंग फिगर आता था दैट वाज कॉल्ड द टोटल इनकम। तो सेमेस्टर 5 में कौन सा पोर्शन है आपको समझ में आ रहा होगा? सर सेमेस्टर 5 में इन शॉर्ट तो आप ये बता रहे हो कि सर ये पूरा पोर्शन है, वो ऑल टुगेदर एवरीथिंग हैज़ रीजनरेटेड इन सेमेस्टर 5। क्या ये सच है? यस, ये बिल्कुल सच है। मतलब आपसे पूरा सैलरीज नहीं पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है आपसे पूरा हाउस प्रॉपर्टी ना पूछे, आपसे सब में से थोड़ा थोड़ा पूछ ले। बट सर आप सोचो कि अगर कोई इंसान है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड सोर्स है इनकम का। अरे भाई, कोई इंसान है जो सिर्फ जॉब करता है और उसको कोई काम नहीं है। ठीक है, ना उसके इधर पे इनकम आता है, ना उसके इधर पे इनकम आता है, ना उसके इधर इनकम आता है, ना इधर आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? सिर्फ जॉब में जाता है, सैलरी लेता है, पैसा अपने पास रख लेता है, दैट्स इट, खत्म, कैश में एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसका क्या होगा? सर उसका सैलरी ही वुड बी इक्वल्स टू टोटल इनकम। अरे यस और नो? अगर उसका पांचों हेड हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सैलरीज ही जो होगा वही उसका टोटल इनकम होगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि सर सेमेस्टर 5 में जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है उसमें मुझे क्या पूछ सकता है? सारे चैप्टर वापस इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एक इंसान का सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्या होगा? उसके लिए उसका कुल मिला के टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रह गया। उसी तरह किसी का अगर सैलरीज है तो उसका सैलरीज रह गया। ऐसा भी इंसान हो सकता है सर जिसका सर थोड़ा सा ये हो, सैलरीज हो, थोड़ा सा IFHP हो, थोड़ा सा PGBP हो, थोड़ा सा CG हो, थोड़ा सा IFOS हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है। यस, हो सकता है। तो उन सब का ऐड कर दोगे तो भी मेरा टोटल इनकम आ जाएगा। तो टोटल इनकम निकालने के लिए देयर कैन बी वैरायटी ऑफ सम। इंडिविजुअली चैप्टर भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है सर हमसे? सर टोटल बेसिस पे भी सब में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी पूछ सकता है। तो सर
अब सवाल ये उठता है कि मेरा तो सेमेस्टर 4 नहीं किया हुआ है या आपसे नहीं पढ़ा हुआ है, जिसका मेरे से पढ़ा हुआ है दैट्स फाइन, बट जिसका नहीं पढ़ा हुआ मेरे साथ तो क्या करेंगे? बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी पोर्शन मेरे को लगेगा मैं सब कुछ को एक बार कवर करके ही जाऊँगा आपके साथ, ठीक है? तो आप एकदम रिलैक्स करें और एकदम बिंदास इसको पढ़ लें, ठीक है? अच्छा, तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है ये, फिर इसमें से लेस करते तो हम लोग का क्या आ जाता है? टोटल इनकम। अब बात आता है सर चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहीं तक तो रख सकता था। याद है मैंने सेमेस्टर 4 में आपको एक टॉपिक ज़बरदस्ती करवा दिया था, लर्न हाउ टू कंप्यूट योर ओन टैक्स। याद होगा आप लोगों को, जो भी ध्यान से किए होंगे, इवन हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स भी जो भी इसको देख रहे होंगे वो भी इस पोर्शन को किए होंगे कि हाउ टू कंप्यूट योर ओन टैक्स। वो कुछ और नहीं था सर, मैं कभी भी ऑफ टॉपिक आपके ऑफ करियर बात ही नहीं करता हूँ, वो यही था, कंप्यूटेशन ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। तो खुशखबरी ये है कि इस इनकम के ऊपर मैंने वो आपको निकालना सिखाया था कि टोटल इनकम के ऊपर देखना, हर एग्जांपल में आपका टोटल इनकम वर्ड मैंने यूज़ कराया था। तो इस इनकम के ऊपर ये जो फिगर आएगा इसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है? तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ है पहले से। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप टैक्स लायबिलिटी निकालना, मतलब टोटल इनकम के बाद ये जो टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे, ठीक है, ये आपको तो सर पहले से ही आता है। अब आपका मन में सवाल ये आएगा कि सर आपने तो टैक्स लायबिलिटी सिखाया था हमें, कौन सा? इंडिविजुअल वाला, राइट? क्योंकि उस वक्त तक आपको उतना ही दरकार था और आपका सिलेबस भी बोलता है कि आपको एग्ज़ाम में हम 2 ही 3 टैक्स लायबिलिटी चेक करेंगे। बेसिकली इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी चेक करेंगे, HUF की, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है? तो इन दोनों का लिए तो आपका कहानी सेम ही रहेगा, बस जो हल्का सा चेंजेस आता है वो है पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत इजी है, बहुत इजी। इसके ऊपर भी मैंने एक सेमेस्टर 4 में ही आपको एक नॉलेज दिया था, याद करो वो एक चैप्टर हम लोग जो किए थे सेमेस्टर 4 में, असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम, जिसमें मैंने पार्टनरशिप फर्म के 2 बुक अपने मैट में डाले थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी निकालने। तो अगर आप देखोगे कि मैंने ये आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ा दिया था, अब एडवांटेज को मैं आगे विजनरी करके क्यों पढ़ाता हूँ, ठीक है? ताकि आपका पहले से कुछ चीज़ कवर हो जाए, जिसको आप, बहुत लोगों ने कहा सर ये तो सेमेस्टर 5 में बाद में कर लेंगे। अरे करेंगे ना बाद में, वापस कर लो अब, ठीक है, रिवाइज कर लो। मैंने ये भी आपको करा दिया। तो टैक्स लायबिलिटी निकालना आपको ये भी आता है, टैक्स लायबिलिटी आपको इसका भी निकालना आता है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में आज तक एक बार भी नहीं आया और ना आगे आएगा, क्योंकि इन लोग से हमको मतलब नहीं है सिलेबस में। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या सीखे सर? हम लोग टोटल इनकम निकालना सीखेंगे और हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे, और ये सर कुल मिला के हमें 15 मार्क्स दे जाएगा, ठीक है? तो आप दूसरे एंगल से देखो, सिंस आपका सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो अगर होता है तो सर 15 मार्क्स हमको यहाँ दे जाएगा और 10 मार्क्स यहाँ दे जाएगा। पर्टिकुलरली मैं सैलरीज चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो यानी कुल मिला के आपको ये 25 मार्क दे के जाएगा, ठीक है? तो वी विल गेट 25 मार्क्स इफ़ वी डू द सेमेस्टर 4 वाला सैलरी चैप्टर बढ़िया से, ठीक है? फटाफट इस पोर्शन को ना क्या करो, कॉपी कर लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम ढंग से कॉपी करना, ये मत सोचना सर मेरे को ये तो नॉर्मल सा बात है। ठीक है, चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग सैलरीज में आएंगे और एक एक करके टॉपिक करेंगे, ठीक? बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, बट जो कर लेगा ना, आप ये सोच के मत पढ़ना कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के चलना हम 25 मार्क्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? 15 और 10 अगर मिला दो, सेमेस्टर 4 और 5 का अगर मिला दो तो 25, और इंडिविजुअली भी देखो तो 15 मार्क कम नहीं होता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत ही सब बोलते हैं ना सैलरीज बड़ा चैप्टर है, डिफ़िकल्ट है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, प्यार से समझाऊंगा, आराम से निकलेगा, कोई चाप का बात नहीं है, ठीक है? चलो शुरू करें तब आगे, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ
सैलरी, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। कोई भी सैलरी का समय या फिर ऐसा समय जिसमें वो बंदा का सिर्फ एक ही हेड ऑफ इनकम है, सैलरी वाला, ठीक है। सम देख के तो समझ में आएगा, कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं रहेगा, तो यानी वो क्या रहेगा, वो सैलरी रहेगा। तो अगर कोई ऐसा सम आता है जहाँ पे एक ही हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, तो ये सेमेस्टर 4 का भी चैप्टर बन सकता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लैश दे के मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टोटल इनकम। तो सम कैसे बनाना है, मैं फॉर्मेट भी साथ में आपको ले जा रहा हूँ और फॉर्मेट के अंदर से एक एक टॉपिक को लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, एक एक टॉपिक लिखूंगा कि एक इंसान का सैलरी कैसे बनता है, कैलकुलेट होता है, वो सब कुछ लिखने के बाद हम लोग उसके एंड में पहुँचेंगे, ठीक है। नो, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, मैं वापस एक बार पिछले पेज में जाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सैलरी के वक्त आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि 2 लोग होने चाहिए और 2 लोगों में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या मैं क्या बोला कि आपको 2 लोग होने चाहिए, 2 पीपल, ठीक है, सैलरी, और क्या होने चाहिए, रिलेशनशिप इनके बीच का। ये जो रिलेशनशिप है ये क्या होना चाहिए सर, ये रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई भी पैसा दिया, मैं जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपसे फीस लेता हूँ, तो दैट इज़ हम लोग के बीच में, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, करेक्ट है, आपने मुझे हायर करके रखा है, किस लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। बट हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है सर। हमारा क्या रिलेशनशिप है, हमारा एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमारे टर्म वर्ड क्या यूज़ होता है, यू पे मी फीस। बट जब सपोज आपके पापा कहीं जॉब में काम करते होंगे तो उन्हें जो उनके एम्प्लॉयर सैलरी देते हैं उसे क्या कहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप, EMPLOY, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग ये सैलरी वर्ड जो है इसका कंपोनेंट्स क्या क्या मिलके सैलरी बनता है, बहुत बड़ा लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा लिस्ट है। सबको एक साथ समझने जाओगे पागल हो जाओगे। हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, यही आपके सिलेबस में है, इसी का टोटल विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। ये वर्ड ज़रूर से लिख लेना, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है सैलरी चैप्टर में जान के रखना कि किसी भी को पेमेंट करना सैलरी नहीं होता है सर। अगर आप पेमेंट जिसको कर रहे हो उसके साथ आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है तो ही आपको क्या माना जाएगा, वो इट इज़ अ सैलरी, ठीक। वेरी वेरी गुड। चलिए मैं फॉर्मेट में आपको लेके जा रहा हूँ और फॉर्मेट ये मत समझना ये फॉर्मेट सम सॉल्व करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। ये फॉर्मेट मैं करवा रहा हूँ आपको किस लिए, ये फॉर्मेट है एक एक पार्ट्स को, एक एक सम्स को, एक एक पोर्शन को समझने के लिए डिटेल में। सबसे पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिक सैलरी। आप लोग भी साथ साथ कॉपी करते चलना, ठीक है। मैं एक बार फटाफट आपके लिए पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ, आप भी फटाफट एक बार लिखते चलो, यहाँ ऐसे टिक लगाते चलना और कोई खास काम इसका है नहीं, मैं आपको सब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट लिखो, बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी करते चलो ताकि हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑर्डर पे ध्यान देना, ठीक है।
तो ये सारा आपका एक पोर्शन मानोगे आप इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी तक जो भी लिखा इसमें आप क्या मानोगे, दिस इज़ वन पोर्शन ऑफ द टोटल सैलरी थिंग, ठीक है। क्या क्या पोर्शन होता है मैं बता रहा हूँ। ये सारे जो आइटम्स है ना, इसके ऊपर इंडिविजुअली मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो दिस इज़ वन पोर्शन ऑफ योर टोटल थिंग। अभी मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो, अलावेंसेस, अलावेंसेस। लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी होता क्या है? बेसिक सैलरी मतलब मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं आप एक एम्प्लॉई हो, हम लोग दोनों ने डिसाइड किया, आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, मैंने आपको सिलेक्ट किया और मैं आपको डिसाइड किया कि आपको इतने पैसे दूंगा। सपोज 4 लाख रुपए मैंने आपको डिसाइड किया कि साल का 4 लाख रुपया दूंगा। या आप सपोज लो ना, एक फिगर ईजी वाला ले लेते हैं, अब कोई भी ईजी फिगर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आई डिसाइडेड योर सैलरी टू रुपीज़ 3,60,000, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज़ पर एनम, मैंने आपसे सैलरी डिसाइड किया। अब इसका ना मैं मंथली सैलरी निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा सर, कुछ नहीं करोगे आप, डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर, 30,000 पर मंथ। सो दिस इज़ माई टोटल सैलरी। ध्यान रखिएगा बात इस चीज़ को, ये क्या है मेरा टोटल सैलरी। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ये टोटल कंपोनेंट्स का ही मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारा उसका हिस्सा है जो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, एक एक करके हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो इस 30,000 में सपोज मैंने ना 20,000 रख दिया बेसिक सैलरी, ठीक है। कैसे रखा, मैं डिसाइड किया आपको कि आपका बेसिक सैलरी कितना रहेगा। हमारा जो एम्प्लॉय फर्म का जो पे स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करेगा कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, 20,000, मतलब इतना आपको मिला हाथ में। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे डिडक्शंस कितना होता है, वो सब आगे एक बार डिटेल करेंगे। तो जो हम लोग का जो बेस अमाउंट होता है सैलरी का, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक सैलरी, ओके। तो सर इसमें क्या बहुत कुछ सीखने का है, ये बताइए पहले। क्या इसमें कुछ ज़्यादा सीखने का है? इसमें कुछ ज़्यादा सीखने का नहीं है। सब में क्लियरली प्यार से मेंशन रहेगा बेसिक सैलरी क्या होता है और आप उसको लिख दोगे। 2 चीज़ इसमें सीखने का है। इसमें थिंग्स टू बी लर्नड, जो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ना, वो थिंग्स टू बी लर्नड है। इसमें क्या सीखने का है मेरे को, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। मैंने यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी ब्रैकेट में क्यों लिखा है, कभी कभी सब में क्या होशियारी करता है, ये लोग नेट सैलरी दे देता है ना। व्हाट इज़ नेट सैलरी? देखो, नेट सैलरी इज, दिस इज माई टोटल सैलरी 30,000 पर मंथ। 30,000 में से इन्होंने मेरा TDS काट लिया, इन्होंने मेरा PF काट लिया, इन्होंने मेरा कुछ और भी अलावेंसेस वगैरह काट लिया। ये सब काटने के बाद जो मेरे हाथ में आया, दिस इज कॉल्ड माई नेट सैलरी, ठीक है। दिस इज माई कॉल्ड नेट सैलरी। तो लेकिन हमको कौन सा फिगर लिखना है इसमें, नेट सैलरी नहीं। तो अगर कभी भी एग्जाम में हमको नेट सैलरी दिया है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को वापस ग्रॉस तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। अरे माइनस करके आप नीचे तक पहुँचे थे, ऐड कर दोगे तो आप ऊपर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट आपको सब में दिखने मिलेगा। लिख लो एकदम, 100 में से 100 बार आपको यही सारा एडजस्टमेंट मिलेगा। मैं सारा एडजस्टमेंट जितना भी है सब कुछ पढ़ने के बाद, समराइज़ करने के बाद, जितना भी एग्जाम में आता है सबका आपको समरी दे रहा हूँ, बस आप ये समझ लो, ठीक है। तो क्या सीखा, सबसे पहला बात, बेसिक सैलरी में हम लोग सर पहला पॉइंट में क्या सीखे, एग्जाम में 2 टाइप से दे सकते हैं। ग्रॉस सैलरी दे सकता है, या तो हमको ग्रॉस सैलरी दे सकता है, या फिर हमको एग्जाम में नेट सैलरी दे सकता है। ग्रॉस सैलरी दिया, आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं ग्रॉस सैलरी का फिगर उठाऊंगा और यहाँ क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, ये ग्रॉस सैलरी का फिगर यहाँ पे डाल दूंगा, कहानी ख़त्म, मेरा फर्स्ट पॉइंट ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ग्रॉस सैलरी नहीं देता, मेरे को अगर नेट सैलरी देता है, तो सर नेट सैलरी देने से हम लोग क्या सीखे हैं कि नेट सैलरी सब कुछ काट के दिया जाता है। तो जो जो चीज़ वो काट के देगा हम उसे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे और हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने ग्रॉस सैलरी तक पहुँच जाएंगे। क्लियर मेरी बात? परफेक्ट, ओके। किसी को ये पार्ट कॉपी करना होगा तो कॉपी भी कर सकता है, साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं कॉपी करना वो आपकी मर्जी, इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो नहीं कॉपी करते, ठीक। चलो, अच्छा, तो सीखने का क्या था सर, ग्रॉस सैलरी लिखना है या नेट सैलरी? सर ग्रॉस सैलरी लिखना है, ठीक है, क्योंकि टैक्स हम किस पे देते हैं, हम हमेशा ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सरकार जो हमसे टैक्स मांगने आएगी हमें उसे क्या बोलना होगा कि हमारा सैलरी जो है हम ग्रॉस सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट किए। परफेक्ट। अब आते हैं आगे, फीस। कोई एम्प्लॉई है और वो साथ साथ और भी अदर सर्विसेज दे दिया, उसके लिए आपको कोई उसको फ़ीस दिया आपने, ठीक है। वो सैलरी का पार्ट नहीं है, बट वो फीस दिया। सरकार बोलता है अपने एम्प्लॉय को आप सैलरी छोड़ के
कुछ भी देते हो ना, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, सैलरी छोड़ के आप कुछ भी देते हो इन द नेम ऑफ फीस, इन द नेम ऑफ कमीशन, इन द नेम ऑफ बोनस, इट ऑल विल बी टैक्सेबल। अच्छा, टैक्सेबल बोलने का मतलब ये जो फॉर्मेट में मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ ना, ये सारे के ऊपर हमें क्या करना है अल्टीमेटली, ये हमारा क्या बन जाएगा, अरे सोचो ना ये क्या बन जाएगा, जो भी इसका टोटल आएगा ये क्या बन जाएगा, सैलरीज, और बाकी भी हेड का इनकम देख लेंगे और साल लास्ट में क्या होगा, ये टोटल इनकम बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है और सरकार को पे कर देना है। ठीक है, आराम से स्लोली एक एक पोर्शन करके जाएंगे। तो सर अगर मेरे को सम्स में फीस दिया होगा तो भी मैं इसी फॉर्मेट में लिख दूंगा बिकॉज मेरा टोटल सैलरी का ये पार्ट बनेगा। यस सर, एकदम आपने सही समझा है। सर कमीशन यस, बोनस यस, क्लियर है मेरी बात, तीनों ही पॉइंट आपको सीखना है। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ डिटेल है क्या सर? नहीं, इसमें कोई भी डिटेल नहीं है, दिस इज़ अ प्लेन नो ब्रेनर। ठीक है, हम इसे अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नो ब्रेनर। व्हाट इज़ अ नो ब्रेनर? नो ब्रेनर का मतलब ये होता है कि जब भी ये सब आपको एग्जाम में दिखता है तो इसे आपको चुपचाप उठा के कैलकुलेशन में अपना ले लेना है। इसमें और कोई भी तरह का एडजस्टमेंट मैं तो नहीं देखा अभी तक। ठीक है, कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा, बट इसमें कोई भी तरह का एडजस्टमेंट इन लोग नहीं देते हैं, प्यार से देते हैं और आप प्यार से लिख देते हो। क्या बेसिक सैलरी नो ब्रेनर था? नहीं सर, वो नो ब्रेनर नहीं था, उसमें ग्रॉस और नेट सैलरी का डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। कुछ भी दिया हो हमको ग्रॉस सैलरी बना के ही उसको लिखना पड़ेगा। तो सर अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ सैलरी लिख दिया, मैं मानूंगा कि वो बेसिक सैलरी है। क्या? अगर कुछ भी नहीं लिख दिया और सिर्फ सैलरी लिख के दिया तो मैं मानूंगा वो बेसिक सैलरी है, वो नेट सैलरी नहीं माना जाएगा। नेट सैलरी सिर्फ तभी माना जाएगा जब वो नेट सैलरी के नाम से लिखित दिया हो। क्लियर है पूरा बात? परफेक्ट, सुपर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया ना तो एक काम करना, वहाँ पे जो भी ऑप्शन है लाइक वाइक का, आप उसे लाइक भी करते रहिएगा, और कोई भी डाउट होगा ना संग संग मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैं आपका उसका डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने मन में मत रखो सर कि ये सर ये पॉइंट का मतलब क्या है। देखो मार्क्स लाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट अभी वो उस पर फोकस नहीं, अभी फोकस किस पे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। ठीक, ओके। ग्रेचुइटी, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेचुइटी। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेचुइटी, फिर है लीव इनकैशमेंट, फिर है पेंशन फंड, फिर है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मैं इन तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालूंगा। क्या? मैं इन तीनों को डाल दिया वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसके ऊपर ना डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब ये एक एक टॉपिक है जो आपको आराम से करना और इसके ऊपर इंडिविजुअली सम भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में डालेंगे। टॉपिक तो सर ये भी है, लेस इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालूंगा मैं इसको कहाँ डाल रहा हूँ, लेस इंपॉर्टेंट। अगर 10 में से 8 बार ग्रेचुइटी, पेंशन और लीव इनकैशमेंट आता है तो 10 में से 1 या 1.5-2 बार क्या आता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या फिर वीआरएस, या उतना बार भी नहीं आता है, वो उससे भी कम आता है। अब ग्रेचुइटी, पेंशन और लीव में कौन सा इंपॉर्टेंट है? ग्रेचुइटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेंशन उसके बाद सेकंड में इंपॉर्टेंट, एंड देन लीव इनकैशमेंट। ठीक है, तो तीनों का वेटेज मैंने बता दिया किस तरह कौन सा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप सेमेस्टर 4 वाला पोर्शन देख रहे हो तो उसमें इंडिविजुअली टॉपिक करके आता है, और जब सेमेस्टर 5 वाला पोर्शन देख रहे हो तो उसमें पूरा सम में आता है। तो यू हैव टू फोकस्ड ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स, कि आपको इंडिविजुअली भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपको टोटलिटी में भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो हम लोग इसको करेंगे थोड़ी देर में। अभी आप क्या करो, एक बार फॉर्मेट का ओवरव्यू लो कि कैसे बन रहा है पूरा सम्स। ठीक है, रेडी, चलते हैं आगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबने कॉपी कर लिया होगा। चलिए, अलाउंसेस में लिखते जाइए एक एक करके, जितने प्रकार के अलाउंसेस हैं मैं लिखाते जाता हूँ। ठीक है, जितने काम के हैं उतने ही लिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहला लिखिए डियरनेस अलाउंस। द फर्स्ट वन इज डियरनेस अलाउंस, सेकेंड इज हाउस रेंट अलाउंस। फर्स्ट वन इज डियरनेस अलाउंस, सेकेंड वन इज हाउस रेंट अलाउंस, next one is children education allowance, children education allowance। चलो नेक्स्ट, हॉस्टल। आप लोग फटाफट लिखते चलना, ठीक है, इसमें वेट मत करना, फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आप लोग लिखते चलना। ठीक है, इसको कॉपी करने का मैं वापस टाइम नहीं दूंगा। ओके, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, entertainment allowance, medical allowance, entertainment allowance,
मेडिकल अलाउंस, लिखते जाइएगा। कन्वेयंस अलाउंस, अब आपको लग रहा होगा सर सेमेस्टर 4 में हम दूसरी जगह जहाँ पढ़े भी थे इस डिटेल में इतना तो लॉन्ग नहीं था वो। देखिए अब क्या पढ़े नहीं पढ़े, बट सिलेबस में जो है मेरे को सारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सेमेस्टर। इसलिए मैं वापस इस टॉपिक को ले रहा हूँ ताकि जिसका नहीं भी किया हुआ है वो भी इसको अपडेट कर ले, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा जब आप जॉब में जाओगे। खुद का सैलरी भी तो कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉयर जो पकड़ा देगा आप उठा के ले आओगे। यूनिफॉर्म अलाउंस एंड देन इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, what is next, transport allowance, and the last one is other allowance. ओके सो इसको कॉपी करिए और फिर हम लोग एक एक करके आइटम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो पेशेंटली चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी लंबा है तो यू हैव टू गो फॉर। मैं यहाँ एक रुपीज़ का कॉलम बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, 3 पोर्शन में मैंने बोला ना इसको करूँगा, तो फर्स्ट पोर्शन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, सेकंड पोर्शन का जो भी टोटल होगा वो मैं यहाँ कर दूँगा, और थर्ड पोर्शन क्या होता है मैं जस्ट हेडिंग लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा पहले ऊपर की सारी सल्टा दूँ। परक्यूजिट्स, PERQUISITES, PERQUISITES, परक्यूजिट्स। ओके चलिए उसके अंदर क्या क्या आता है मैं बताऊंगा, और उसके पहले हम कुछ सीख लेते हैं कि अलाउंसेस क्या होता है। देखो जब एक एम्प्लॉई किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है तो वो एम्प्लॉयर क्या है उसे बहुत सारे पैसे देता है एक्स्ट्रा, ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाए उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। सबके पास अपना घर नहीं होता है, सबके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है, सबके बच्चों का खर्चा होता है, तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ठीक। तो सर अलाउंसेस को सरकार बोलती है आपको मिला है ना, एम्प्लॉय को क्या बोलता है सरकार, आपको मिला है ना, कुछ एक्स्ट्रा मिला है ना, आपके बेसिक सैलरी से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है ना, आपको सर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्या, आपको अपने बेसिक सैलरी से जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मिला है आपको सब पे टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक सैलरी पे तो टैक्स देना ही है, प्लस बाकी जो भी चीज़ आपको अलाउंसेस में मिल रहा है, चाहे किसी भी नाम से हो, चाहे किसी भी नाम से, इतने सारे नाम है, DRA, DA, HRA, इसे हम शॉर्ट में क्या बुलाते हैं मालूम है, फेमसली कॉल्ड एज DA, दिस इज़ फेमसली कॉल्ड एज HRA, ठीक है। दिस इज़ CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग CEA। दिस इज़ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, HEA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट अलाउंसेस के नाम हैं, ठीक है। अब क्या, और ये इतना जो अलाउंसेस दिया गया है इसका क्या क्या मतलब है मैं आपको बात करता हूँ ना। व्हाट इज़ DNS अलाउंस, हर एक एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉयर का डियर एंड नियर होता है, डियर मतलब वेरी काइंड, ठीक है। तो DNS अलाउंस उसी के नाम में दिया जाता है, मतलब बेसिक सैलरी के साथ आपको क्या दिया जाता है, DA दिया जाता है, ठीक। सर DA दिया जाता है तो फिर इतना ऊपर जो पढ़े ये सब क्यों पढ़े। एक बात समझो, सैलरी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो इसको 2 तरह से समझना कि जब हमें नॉर्मल जॉब प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, सारे चीज़ मिलते हैं, बट हमें ग्रेचुइटी नहीं मिलता है, हमें लीव इनकैशमेंट उस वक्त नहीं मिलता है, हमें पेंशन उस वक्त नहीं मिलता है। ये जो है ये सब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ग्रेचुइटी हुआ, लीव इनकैशमेंट हुआ, पेंशन हुआ, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन हुआ। ग्रेचुइटी किसको दिया जाता है, जब कोई काम छोड़ दे रहा है उसके बाद लीव आपने बहुत साल काम किया, आपका लीव जमा हो गया, आपने उसका क्या किया, पैसा ले लिया। पेंशन, जब आपने रिटायरमेंट ले लिया फिर आपको हर महीने कुछ गवर्नमेंट कंपनीज पेंशन देती हैं। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, मैं आपको आज निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपको कंपेंसेशन दे के निकाल रहा हूँ।
कंपेंसेशन रिसीव अंडर वीआरएस स्कीम, वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब आप अपने मर्जी से आपको छोड़ने का मौका दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ना प्यार से निकालना। जैसे अभी क्या हुआ था कि बैंक्स जब रिफॉर्म्स हो रहे थे तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया, पहले जैसे पेपर पेन पे काम होता था वो सब पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो इससे हुआ क्या कि जो पुराने ओल्ड पीपल स्टाफ थे गवर्नमेंट बैंक्स के या प्राइवेट बैंक से, जो भी ओल्ड थे, जो रेजिस्टेंट टू चेंज थे, मतलब वो कंप्यूटर पे इतना जल्दी स्विच होने चाहते थे बट हो नहीं पा रहे थे बिकॉज उनका एक लिमिटेशन था। तो उनके लिए एक ऑफ़र निकाला गया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले लीजिए और आपको जो भी कंपनसेशन होगा वो दे के हम दूसरे बंदे को रखेंगे। तो इसे बोलते हैं प्यार से निकालना। अगर आप अगर कोई नहीं लेता है तो आपको ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है, फिर रिट्रेंच करना पड़ेगा, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे के आपको निकाल दिया जाएगा। तो बात मेरी समझ में आई कि मैंने क्या बोला कि हर एक बेनिफिट आपको वर्किंग के वक्त मिले ये ज़रूरी नहीं। तो हम लोग अगर एक हिसाब से देखें तो सर ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वीआरएस, ये सब तो सर नॉर्मली मेरे काम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त काम आएगा। हाँ, एकदम एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो। तो ये नॉर्मली क्या काम आया सर, फीस भी ज़रूरी नहीं हमेशा मिले, कमीशन भी हमेशा मिले वो भी ज़रूरी नहीं है, बट बोनस मिलता है साल में एक बार, ठीक है। तो यानी अब आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपके लिए, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड देखो तो प्रैक्टिकल बात है भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बोनस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया जो आपको रेगुलर लाइफ में मिलता है। फर्स्ट पोर्शन में से हो तो और कुछ आपको रेगुलरली तो मिलता ही नहीं है, ठीक है, वो सब तो एंड ऑफ वर्क या कोई स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है, राइट। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। बात समझ में आई मेरी? इसको अच्छे से प्यार से यहाँ कंसेप्चुअली लिखिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब क्या है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सब रिटायरमेंट या टर्मिनेशन बेनिफिट्स, क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन। ओके, तो आप लोग लिख लो इसमें रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स, कहीं पे भी लिख लो, हाँ, छोटा सा करके, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स। कौन कौन सा, ग्रेजुइटी से लेके वीआरएस तक, ठीक है। ये आपको हमेशा नहीं मिलता है, ये आपको कब मिलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है, ठीक है। बाकी आपको बेसिक सैलरी हमेशा मिलता है, हर महीना आपको मिलेगा सैलरी, बोनस आपको साल में एक बार मिलेगा ही। तो ये सब आपका कॉमन बेनिफिट्स है जो आपको ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो आप लोग दो चीज़ सीखे क्या, एक कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में आपको क्या क्या मिलता है, बेसिक सैलरी, बोनस, ये सब, और एक आपको रिटायरमेंट के वक्त क्या मिलता है, ठीक है, रिटायरमेंट के वक्त क्या मिलता है, ग्रेजुइटी वगैरह कुछ, ठीक, ओके। चलो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अलावेंसेस का। सर ये अलावेंसेस टर्मिनेशन के वक्त मिलता होगा या कंटिन्यूएशन के वक्त? सिंपल सा बात है सर, ये सारा जो पैसा है ये हमें तो कंटिन्यूएशन के वक्त ही मिलता होगा ना। मैं आपके एम्प्लॉई हूँ, मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, तभी ना मेरे को घर चाहिए रहने के लिए। मैं जब आपका काम छोड़ दिया फिर आप मेरा घर का खर्चा क्या उठाओगे, ठीक है। तो सारा अलग अलग नाम से खर्चा लिखा और उसको क्या किया हम लोग, एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक। अब एक एक खर्चा के ऊपर ना अच्छा नोट्स है, ठीक है। जैसे डीए, कुछ भी पढ़ने का दरकार नहीं है, दिस इज़ द नो ब्रेनर। डीए दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन से उठा के पुट कर देते हो, ठीक है। नो ब्रेनर में मैं एन बी लिखता जाऊँगा। और कौन कौन सा नो ब्रेनर है मैं आपको बताता हूँ। कन्वेंस अलावेंस में भी नो ब्रेनर है, यूनिफॉर्म अलावेंस नो ब्रेनर, ये सब नो ब्रेनर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप चुपचाप उठा के लिख दोगे। CCA नो ब्रेनर, नो ब्रेनर, नहीं ये नो ब्रेनर, थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा, और इसको तो छोड़ ही दो, अदर अलावेंस नो ब्रेनर, ठीक है। और ऊपर में मेडिकल अलावेंस भी नो ब्रेनर ही रखो, इसको कुछ खास है नहीं इसमें। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 4, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब बड़ा चैप्टर को छोटा कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, छोटा और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाएगा, जब आप उसको पढ़ने का तरीका बदलोगे, पार्ट्स में पढ़ोगे। अब इतने सारे टॉपिक देख के तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, सर कैसे पढ़े। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पोर्शन में से हम 3 टॉपिक खास ध्यान से पढ़ेंगे एकदम, बाकी तो नो ब्रेनर है, एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा, ट्रस्ट भी आँख बंद करके उठा के लिख देना, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। यानी हमें पढ़ना क्या ध्यान से, फर्स्ट पोर्शन में सर वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सा था, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन।
सर सेकंड पोर्शन में मेरे को क्या पढ़ना है, ध्यान से मेरे को पढ़ना है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। एक एक करके बात करते हैं होता क्या है ये, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। व्हाट इज़ HRA? ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब एम्प्लॉयर आपको एक घर देता है रहने के लिए, ठीक है। वो घर आपको जो दिया है ना रहने के लिए, वो भी एक तरह का सर्विस हो गया आपके लिए, ठीक। बिकॉज आपको तो जनरली क्या मिलना चाहिए, सिर्फ सैलरी मिलना चाहिए, तो आपको और एक्स्ट्रा क्या दे रहा है एम्प्लॉयर, आपको एक घर दे रहा है रहने के लिए। चाहे वो घर अपना खुद खरीद के रखा हो या आपको वो ऐसे ही दे रहा है रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सरकार ने प्रोविज़न बनाया है। सरकार बोलता है आपको मिल रहा है ना, ठीक है, आपको घर मिल रहा है ना रहने के लिए, सैलरीज भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है ना, तो आपको इसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। बोलेगा सर मेरी मजबूरी है, मेरे को घर लेना पड़ रहा है। आप यही बोलोगे सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मेरी मजबूरी है और मेरे को नहीं चाहिए था ये घर, बट मेरे को यहाँ काम करने के लिए रहना। सरकार बोलता है वो मुझे नहीं पता, अगर एम्प्लॉयर नहीं देता तो आप अपने जेब से देते, कहीं से भी देते, आपको लेके रहना ही पड़ता है यहाँ पे। और हम जो भी चीज़ आपको एम्प्लॉयर दे रहे हैं हम उस पर आपसे टैक्स लेंगे, बट हम आपको इसमें से कुछ छूट दे देंगे। उस छूट को बोलते हैं एग्जेम्पशन। क्या बोलते हैं उस छूट को? उस छूट को बोलते हैं हम लोग एग्जेम्पशन। तो वो सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं आपको। कहाँ कहाँ आपको एग्जेम्पशन मिलता है? सर आपको एग्जेम्पशन मिलता है ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। आपको एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है? ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। और भी जहाँ जहाँ मिलता है मैं जब टॉपिक कराऊंगा उस वक्त भी आपसे डिस्कशन करूंगा। जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक और किसी में कुछ आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बाइट को एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है सर। तो यानी HRA अगर हमको 100 रुपया मिला तो क्या 100 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? अगर मेरा एम्प्लॉयर अगर हमको घर रहने के लिए एक जगह पे हमको HRA दिया 100 रुपये का, क्या मेरा 100 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा? नो, 100 रुपया नहीं होगा। सर कितना होगा? पढ़ेंगे कितना होगा, बट कुछ डिस्काउंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। वो एग्जेम्पशन मिलने के बाद जो फिगर आएगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ उठा के लिखेंगे। मतलब सर एक चीज़ ऐसा कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ एग्जेम्पशन मिलता है और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग सम्स करते वक्त उसका वर्किंग नोट बना लेंगे। ये मतलब वर्किंग नोट बना लेंगे मतलब सर कुछ ऐसा कि आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक मिनट। जैसे मैंने क्या किया ना, मैं जब सम सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ तक लिखा। कहाँ तक लिखा मैंने? सपोज़ मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी कंप्यूट किया और लिख दिया। मैंने बोनस था दिया हुआ क्वेश्चन में लिख दिया। मैंने DA था क्वेश्चन में लिख दिया। बाकी सोचो कुछ नहीं था, मैंने DA था, मैंने ये भी लिख दिया, DNS अलाउंस उठा के लिख दिया। इसमें तो नो ब्रेनर था, कुछ यूज़ नहीं करना था ब्रेन, डायरेक्टली मैंने उठा के लिख दिया। बट जब वक्त आया HRA का तो इसमें कुछ कैलकुलेशन है जो एग्जेम्पशन वाला पोर्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ब्रैकेट में ना लिख दूंगा वर्किंग नोट 1। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? वर्किंग नोट 1। और हम क्या करेंगे, इसे बाहर कैलकुलेट कर लेंगे। इससे क्या होता है, सम्स का क्लैरिटी बन जाता है। इसे मैं क्या करूँगा, वर्किंग नोट के पेज में वर्किंग नोट 1 यहाँ मैं लिखूँगा HRA लिखने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, जो भी HRA अमाउंट रिसीव्ड होगा और जो एग्जेम्पशन होगा, रफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैंने अमाउंट रिसीव किया उसमें से जो भी मेरे को छूट दिया सरकार ने, उसके जो फाइनल फिगर आया दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेबल HRA, ठीक है। इस फिगर को मैं क्या करूँगा, उठा के यहाँ पुट कर दूँगा। ये कहाँ से आया? ये आया मेरा वर्किंग नोट 1 से, मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा मेन सोल्यूशन भी क्लमजी नहीं हुआ और मेरा कंसेप्ट भी एकदम क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं। एग्जामिनर को भी पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बात 15 मार्क्स का है, ठीक है। अगर टोटल देखोगे तो बात 25 मार्क्स का है, तो हम इसे जाने नहीं दे सकते इसलिए, ठीक है। मेरा एकदम फेवरेट चैप्टर है, इसमें आपको 25 में 25 ही आएगा, ठीक है, और कोई काट नहीं सकता इसमें मार्क्स। आप ये एकदम गारंटी रखो, ठीक है। बस ध्यान से मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ। HRA हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो गया और एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। ये चारों में जो जो एडजस्टमेंट होगा हम सर वर्किंग नोट में करेंगे और काम खत्म, ठीक। ओके सर, डन। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? 2 पोर्शंस पढ़े हैं। पहला वाला पोर्शन जिसमें क्या था सर, 2 टाइप के बेनिफिट्स हैं। एक जो टर्मिनेशन के दिए जाते हैं जो ग्रेचुइटी वगैरह थे, और एक जो दो बेनिफिट्स ऐसे थे, दो चार बेनिफिट्स जो कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के वक्त दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्या है, ये कंटिन्यूएशन वाला है,
कंटिन्यूएशन, जब आप काम कर रहे हो तब आपको ये सारे पैसे मिलते हैं, और इसके नीचे से जो मैंने है यहाँ से यहाँ तक वाले पैसे, ये आपको कब मिलते हैं, ये आपको टर्मिनेशन के वक्त या फिर रिटायरमेंट के वक्त मिलते हैं। इसको ऐसे ही 2 पोर्शन में ब्रेक करके लिखना है, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, अगर मैं वापस से दिखाऊँ आपको, इस तरफ भी मार्क करके लिख देता हूँ, यहाँ तक ना, ठीक है, यहाँ तक, एक सेकेंड, लिख लो कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। और यहाँ पे लिखना, इसमें लिखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिखो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, टर्मिनेशन और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट वर्ड यूज़ कर दिया, मतलब टर्मिनेशन में वो भी आ ही गया, ठीक है। सर्विस, दोनों कब कब क्या मिलता है वो सब भी मैंने लिखा दिया, ठीक है। अलावेंसेस, पूरा सारा जो भी अलावेंसेस है वो तो हमें कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ही मिलता है। ये पूरा कंटिन्यूएशन, बाकी सब कंटिन्यूएशन में, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स था वो मैंने बता दिया आपको। चलो आगे लिखते हैं। परक्यूजिट्स, तो फर्स्ट टॉपिक वॉज जिसमें कंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन दोनों थे। सेकेंड वन वॉज पूरा अलावेंसेस का ब्लॉक, एंड थर्ड टॉपिक इज परक्यूजिट्स, ठीक है। अब लिखो परक्यूजिट्स का, पहले यहाँ पे काम करो, सेक्शन भी लिख लो, अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। कुछ सेक्शन में हम अब 4 में भी बोला था याद कर लेने, जो हेडिंग्स होता है ना, मेन सेक्शंस, उसको याद कर लेने से क्या होता है कि आपको एक ये एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ऐसे आप नहीं भी लिखोगे एग्जामिनेशन का सेक्शन का नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। परक्यूजिट सर होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। व्हाट इज़ परक्यूजिट? परक्यूजिट वो होता है कि जो भी आपको एम्प्लॉयर फर्स्ट ब्लॉक में जो मैंने पढ़ा, सेकंड ब्लॉक में जो मैंने पढ़ा, उसको छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, आपका खर्च है, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में दे रहा है। क्या समझा नहीं सर, एक बार वापस से बोलिए। आपका खर्च है, एम्प्लॉयर आपको दे रहा है आपके बिहाफ में, ठीक है। इट इज़ योर एक्सपेंसेस बट इट इज़ बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। परक्यूजिट्स क्या होता है? माई एक्सपेंसेस, हु एम आई एम एन एम्प्लॉई, माई एक्सपेंसेस इज बीइंग पेड बाय माई एम्प्लॉयर। मेरे मालिक मेरे खर्चा दे रहा है, ठीक है। वो खर्चे को जो मैंने ऊपर नहीं पढ़ा अभी तक, उसे मैं क्या कहता हूँ, मैं उसे कहता हूँ परक्यूजिट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं उनको, हम बनाएंगे परक्यूजिट्स का नाम देंगे, और उसे भी हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। ओके, अलग अलग नाम से इसलिए टैक्सेबल होता है क्योंकि सब में एग्जेम्पशंस भी है अलग अलग, ठीक है। कुछ डिस्काउंट्स देते हैं सरकार, इसीलिए उसको अलग अलग नाम में डिवाइड किया गया है। चलो, तो हम एक हिसाब से इन शॉर्ट लिख ले, एनी ऑब्लिगेशन लिखते चलना, टाइम नहीं देंगे, कॉपी करने के लिए मत वेस्ट करना आप टाइम, ठीक है। जो पार्ट्स मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ उसको फॉर्मेट का पार्ट है, अब इसे कॉपी करते चलो। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय द एम्प्लॉयर, पहला पॉइंट। इस पॉइंट में सब कुछ आ गया, इस दुनिया जहान का जो भी आपका खर्चा है, आपका टूथपेस्ट का खर्चा कौन दे रहा है? आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। बोल रहा है जाओ रखो यार, अरे तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉयर हो, काफ़ी दिन काम किया हमारे पास, टूथपेस्ट का भी खर्चा रखो। इलेक्ट्रिक बिल आया है, चलो छोड़ दो मैं पे कर दूंगा। अरे इतना मेहरबान एम्प्लॉयर क्यों? सरकार पूछता है आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है आपसे, इतना मेहरबान एम्प्लॉयर क्यों? यानी ये भी एक छुपा हुआ पार्ट है सैलरी का, जो आप टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉयर से दिलवा रहे हो, ठीक है। इसीलिए हम इस पर भी टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो कोई भी खर्चा आपका अगर आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है तो आपको क्या करना होगा, उस पर भी टैक्स देना होगा, और उसीलिए हमको इस फॉर्मेट में भी लिखना होगा, बिकॉज इसी में हम लोग का टोटल टैक्स निकलेगा। पहले टोटल इनकम निकलेगा, फिर टैक्स निकलेगा। चलो नेक्स्ट, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुछ भी, हाँ ऐसे नाम इसलिए दे दिया है कि आपको एटलीस्ट बेसिक सा आइडिया रहे। कुछ भी, पानी का बिल, गैस का बिल,
पानी का बिल बोल रहे हो, अरे बहुत लोग बाहर रहते हैं ना, तो पानी मंगवा के पीना पड़ता है, ठीक है। मोटर का बिल, गैस का बिल। चलो, मोटर कार फैसिलिटी, गाड़ी, वाह आप बड़े आदमी, बड़े एम्प्लॉय हो, हाँ सब मत सोच लेना सबको मिलता है। मोटर कार फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा है, बोलो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आया नहीं है, माइंड में बहुत जल्दी चल रहा है। खैर कभी ना कभी तो आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, पता नहीं उसे चार्ज कहाँ करेंगे। हाँ सरकार बोलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, इतना चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाएगा और एक गाड़ी कितनी देर में चार्ज होगा, तब तक उसका तो सब छूट ही जाएगा काम। एक तो ये बड़ा आदमी लोग लेगा, पहले सबसे महंगा निकलेगा, और बड़ा आदमी लोग को इतना टाइम कहाँ बैठ के चार्ज वार्ज करेगा। हाँ चलो, मोटर कार फैसिलिटी लिखते चलना। अदर बेनिफिट्स, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, दवा दारू का कुछ खर्चा दे दिया आपका, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स ऐसे लिख लो। LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड। एक बार लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ इसको। अभी तक ऊपर में जितना भी पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा, ये सारा नो ब्रेनर है। हाँ क्वेश्चन दिखेगा उठा के, एक पूरा नो ब्रेनर नहीं है रे, रुक जा, एक तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द ओनली वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द, मतलब एक ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक ही आइटम इम्पॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ये नो ब्रेनर, ठीक है, NB, और यहाँ से यहाँ तक नो ब्रेनर। एक इम्पॉर्टेंट और है, टोटल मार्क के बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ये नो ब्रेनर है, ये है आपका नो ब्रेनर, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर सम में आपको देखने मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये नो ब्रेनर, ठीक है। ये सब नो ब्रेनर है जहाँ आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, देख के उठा के लिखना है। ये दोनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविडेंट फंड, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट के कैटेगरीज में आ गया जो आपको अलग से एकदम पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परक्यूजिट्स में है काफ़ी आइटम जो इंपॉर्टेंट है। एनी अदर आइटम, ठीक है, एनी अदर आइटम, इसको इग्नोर मारो, एनी अदर आइटम को। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था मैं यहाँ पे आपको लिख दिया, आप इसको कॉपी कर लीजिए होपफुली। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड। आप जब भी किसी के पास काम करने जाओगे ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज़। गवर्नमेंट कुछ अच्छा किया, हाँ करेक्ट, आपने सही सुना। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक रूल बनाया है कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का सैलरी का एक हिस्सा काट देना है सैलरी से और जमा करा देना PF में। तो एक फ़ंड बनाया है सरकार जहाँ पे उसका पैसा जमा होता रहेगा, ताकि जब वो काम छोड़े तो उसका एक अलग हिस्सा जमा हुआ रहे उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए। सारा नहीं तो पैसा हाथ में आएगा तो खर्चा हो जाएगा, तो उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए खर्च हो वो पैसा। और ये भी रूल बना दिया कि जितना पैसा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सर अब बात ये हो गया, तो फिर सर मैं अपने मर्जी से PF में पैसा जमा कर दूँ, मैं लाखों करोड़ों जमा कर दूँ, तो एम्प्लॉयर भी क्या मेरे को लाखों करोड़ों देगा? नहीं, आप ज़्यादा शाना मत बनिएगा। कारण क्या है, देखिए, जब आप एम्प्लॉय के टेबल में गए होते हो ना, जब एम्प्लॉयर के टेबल में गए होते हो, तो वो ये जो ग्रॉस सैलरी डिसाइड करता है ना, इसके अंदर सब कुछ वो पहले से सोच लेता है। मतलब ये जो सैलरी आ रही है इसी में से तो काटेगा ना वो आपका। ये देखिए ना, लेस TDS, लेस PF, ये सब क्या है, ये सब तो आपका लेस ESI, ठीक है, ये सब आपका क्या उसी में से तो कटेगा, ठीक। तो आपका जो सैलरी है ना वो इसी तरह डिसाइड करता है और आपको पेपर में आपको दे देता है कि आपका ये चीज़ कटेगा। अपॉइंटमेंट लेटर पे आपको सब कुछ लिखा हुआ रहेगा कि कॉस्ट ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंपनी क्या है। आप
तो इसीलिए एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर एंड कि ये सारा जो सैलरी का जो पे स्लिप बनेगा उसमें किस तरह क्या क्या आइटम्स कटेंगे, क्योंकि टैक्स बेनिफिट टैक्स लायबिलिटी भी आएगा आपके ऊपर। तो आपका सब कुछ पहले से फिक्स होता है। आप मत सोचना कि आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, सैलरी ज़्यादा उठा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग एम्प्लॉयर हैज़ डिसाइडेड बिफोर हैंड कि आपको कितना पीएफ देना है, कितना ईएसआई देना है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या अलावेंसेज है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड रहता है, ठीक है। कुछ भी ड्यूरिंग द कोर्स डिसाइड नहीं होता है, ये सब पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। आप क्यों पढ़ रहे हो इसको? क्योंकि आपको ये जब दे देगा तो आपको अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, वरना वो जो देगा आप उसके ऊपर टैक्स भर दोगे, सरकार को बेनिफिट हो जाएगा। सरकार ने जो जो आपको प्रोविजंस दिया है, जहाँ जहाँ आपको छूट दिया है, एग्जेम्पशन दिया है, आपको उसको एग्जेम्पशन को लेना आना चाहिए, ठीक है, वरना क्या फ़ायदा इतना पढ़ाई लिखाई करके। ओके, चलिए, तो अब हम लोग को पहला वाला पॉइंट नो ब्रेनर था सर। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन आता है इसमें, ये आपको पढ़ना है। मोटर कार में 2 पॉइंट्स है जो काम की चीज़ें, वो पढ़ना है आपको। मेडिकल फैसिलिटी में थोड़ा नहीं, ये सब कुछ खास नहीं है, बेकार है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन थोड़ा सा पढ़ना है मेरे को। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मेरे को अच्छे से पढ़ना है, और ये मेरे को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये 3 पोर्शन मेरे को अच्छे से पढ़ना है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो परक्यूजिट में मेरे को कुल मिला के 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सर अलावेंसेज में हमें कितना पॉइंट पढ़ना था, याद करो। ये देखिए अलावेंसेज में कितने एरो हैं, 4 एरो हैं, तो हमें 4 अलावेंसेज में पढ़ने हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने एरो हैं, 1 2 3 3 4 7 और 5 12 टॉपिक्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने, ठीक है। बाकी सब तो एकदम स्ट्रेट अवे नो ब्रेनर आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उठा के लिखना है। तो अब देखो कैसे हमने पूरे चैप्टर को एकदम हल्का सा कर दिया। अब खत्म होने वाला है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो भी गया है। देखो कैसे खत्म हो गया। ये सारा जो भी तुम लिखा ना, इन तीनों पोर्शन को ऐड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन अलावेंसेस एंड परक्यूजिट्स, माइंड में लेके आओ। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। लिख लो, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। वी कॉल दिस एज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। मतलब ऊपर जो तीनों था ना वो ऐड कर दिया, और इसको हम लोग क्या बोलेगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नंबर, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या होता है, इस डिडक्शन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के लेटर में। बट ये वो डिडक्शन नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि चैप्टर 6A वाला, ये डिडक्शन चैप्टर 6A वाला कतई नहीं, ठीक है। इसमें अलग पोर्शन ऑफ डिडक्शन है। क्या क्या है अभी हम लोग इसके अंदर और लिखेंगे डिटेल, बट ये वो नहीं है जो हम लोग चैप्टर 6A में पढ़ के आए थे। डोनेशन, फिर वो एजुकेशन लोन वाला, इंश्योरेंस वाला, वो सब वो डिडक्शन ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या डिडक्शन है सर, अभी मैं लिख के आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिडक्शंस इसके अंदर इंक्लूड होता है। लिखो, लिखने के ये क्या हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन अंडर सेक्शन 16 लिख दिया ना, तो फिर अब हम 16(1)(a) ऐसे लिखिए। अब 16(1)(a) इसमें लिखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये इनर कॉलम में 1। सेकंड लिखिए 16 सबसेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए मिलता है। ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, हम लोग को तीनों के बारे में ही पढ़ना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, याद रखिएगा इस बात को। सो 1, सो दिस इज 2 एंड लास्ट वन 16 सबसेक्शन 3। अच्छा, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दिस इज सबसेक्शन, ठीक है। दिस इज प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स आपको लिखना है। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। ये सारा जो टोटल होगा ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, इसका टोटल, और ये माइनस होने के बाद जो फिगर आएगा दिस फिगर, ठीक है। रुको मैं इसे ठीक कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। और क्या, कॉपी करते चलो साथ में तुम लोग।
ठीक है। तो ये तीनों का जो टोटल है आप टोटल करके यहाँ लिख सकते हो, ये डिडक्शंस के बगल में, और ये माइनस कर देना, तो जो फाइनल फिगर आएगा दिस विल बी कॉल्ड योर टैक्सेबल सैलरी। क्या है इन तीनों टॉपिक में वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये लिख लो टैक्सेबल सैलरी, यहाँ तक कॉपी कर लो। तो ऊपर में 12 टॉपिक और नीचे में 3 टॉपिक, 3 छोटे छोटे टॉपिक है, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का दरकार पड़ेगा, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया भाई, 15 टॉपिक हो गया ना। टोटल सैलरी चैप्टर में आपको 15 टॉपिक्स पढ़ना है। देखो इतना बड़ा सैलरी चैप्टर को मैंने छोटा सा करके 15 टॉपिक्स में ले आया। 15 टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, यही 15 टॉपिक्स आपको 15 मार्क्स दिलाएगा। तो एक हिसाब से देखोगे अगर समराइज करें तो 15 मार्क्स 15 टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ो 1 मार्क्स ले जाओ, 15 टॉपिक पढ़ो 15 मार्क्स ले जाओ। और 15 टॉपिक में मैं सच बता रहा हूँ 4 से 5 ऐसा टॉपिक है जिसमें एफर्ट लगता है, ठीक है। बाकी 10 टॉपिक ऐसे ही उड़ेगा, ठीक है, कुछ खास दम नहीं है उसमें। 5-6 टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस देके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, कॉपी दिस पोर्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15 टॉपिक्स टू बी डिस्कस, ठीक है। इस पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और चैप्टर को बढ़ाते रहेंगे आगे। तो होपफुली आप लोगों से ये पूरा बात क्लियर हो गया होगा। अब ये चैप्टर का जो ये फर्स्ट क्लास है, अभी आप ये मत समझने ये चैप्टर ख़त्म हो गया, काफ़ी क्लासेस ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। बट अच्छे से इस पोर्शन को जितना भी अभी तक समझा उसको रिकैप करके नेक्स्ट क्लास आना, हम लोग एक एक करके 15 टॉपिक्स को उठाएंगे और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी वॉपी कर लो, जिसको भी जो भी कॉपी करना है। कोई भी डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप करिए कि सर ये पोर्शन कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी चीज़, ठीक है, मेरे को जल्दी से व्हाट्सएप कर देना। मैं दोनों पेजेस तुम्हारे लिए रख दिया, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। मैं बता देता हूँ क्या प्रोग्रेस रहेगा अपना, किस तरह जाएंगे हम लोग शुरू करेंगे ग्रेजुएटी से, और एक एक करके जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है अभी तक, हम लोग उसी ऑर्डर को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। अपना आगे का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हम लोग एक एक करके 15 टॉपिक जो भी है हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करेंगे, और 15 टॉपिक करने के बाद हम लोग सम्स में मूव करेंगे। ऐसा भी हो सकता है बीच में मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मैं पर्टिकुलरली उसके ऊपर सम्स ले लूँगा, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि हम क्या कॉन्सेप्ट किस तरह करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।